चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 की इकाई 9 है। इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें चैप्टर 11 देखेंगे जिसमें जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में जानेंगे। चैप्टर 12 देखेंगे जिसमें जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ तथा जीव वैज्ञानिक रैन डेस्कार्टेज के दिनों में ही समस्त मानव ज्ञान विशेषकर प्रकृति विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास की ओर निर्देश हुआ। परिणाम स्वरूप मानव के जीवन में सुख साधनों तथा नैतिक मूल्यों में वृद्धि हुई। इस प्राकृतिक घटना को समझने के तमाम उपगमन मनोदभौतिक बन चुके हैं और भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकी को जन्म दिया और इन सभी ने मिलकर मानव सुविधाओं तथा उनके कल्याण के लिए कार्य किया। जैव वैज्ञानिक संसार का मुख्य उपयोग खाद्य के स्रोत के रूप में हो रहा है और जैव प्रौद्योगिकी 20वीं शताब्दी में आधुनिक जीव विज्ञान की प्रशाखा है और जिससे हमारी रोजाना की जिंदगी में परिवर्तन ला दिए हैं और जीव विज्ञान के उत्पादों ने स्वास्थ्य में गुणात्मक तथा खाद्य उत्पाद में वृद्धि पैदा कर दी है और जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रम के मूलभूत सिद्धांतों तथा उनमें कुछ उपयोगों को इस इकाई में उजागर किया गया तथा उन पर विचार विमर्श किया गया। और ये वैज्ञानिक है हर्बर्ट बोयर का जन्म 1936 में हुआ था और उनका लालन पोषण पश्चिम पेंसिल्वेनिया के एक कोने में जहां रेल सड़कें तथा सुरंगें आदि अधिकांश किशोर व्यक्तियों की नियत थी और पिट्सबर्ग के विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना स्नातक अध्ययन समाप्त किया तथा वर्ष 1963 में येले में 3 वर्ष तक इन्होंने स्नातकोत्तर अध्ययन में बिताए और 1966 में बोयर ने सैनिक फ्रांसिस्को स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक का कार्यभार ग्रहण किया। 1969 तक इन्होंने विशिष्ट लाभदायक गुणों से युक्त इकोलाई बैक्टीरियम के प्रतिबद्ध एंजाइम एवं अध्ययन संपन्न किया और बोयर ने पाया कि इन एंजाइमों में डीएनए स्ट्रैंडों को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है और जो शेष बचता है वह स्ट्रैंड पर चिपचिपा शीर्ष कहलाता है। यह कथित शीर्ष सुस्पष्ट अभ्यास में डीएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ जाता है और इस खोज के परिणाम स्वरूप हवाई स्थित स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टैनले कोहले के मध्यम बहुमूल्य तथा लाभदायक विचार विमर्श हो सका और कोहले डीएनए के छोटे छोटे रिंगलेट्स जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं उस पर कार्य कर रहे थे और यह प्लाज्मिड कुछ विशेष जीवाणुए कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के मुक्त रूप से तैरते रहते हैं तथा डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड से स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करते हैं और कोहल ने कोशिकाओं से इन प्लाज्मिडों को हटाने तथा उन्हें फिर से अन्य कोशिकाओं में भेजने की विधि विकसित की और डीएनए संगठन का इस प्रक्रम के साथ जुड़ने के कारण बोयर तथा कोहर के वांछित विन्यास में डीएनए के खंडों को पुनर्योजित तथा जीवाणुवीय कोशिकाओं में डीएनए का सन्निवेश तथा आगे चलकर विशिष्ट प्रोटीनों के लिए उत्पादित शील अनुपादकों के रूप में कार्य कर सकना और यह सफलता जैव प्रौद्योगिकी विषय का मूलभूत आधार रहा। चैप्टर देखते हैं 11 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम में देखेंगे। इसमें जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद पुनर्योजक डीएनए तकनीकी के साधन पढ़ेंगे। उसके बाद पुनर्योजक की डीएनए तकनीकी के प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिनमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों यानी प्रोसेस का विकास किया जाता है और डबल रोटी शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है और वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें से प्रक्रम आते हैं जिनमें अनुवांशिक रूपांतरित यानी जेनेटिकली मेडिफाइड जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे चलकर अनेक प्रक्रमों या तकनीकियों का समावेशन जैव प्रौद्योगिकी में किया गया। उदाहरण के लिए पात्रे यानी इन वीटो निषेचन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, डीएनए टीका का निर्माण या दोष युक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं।
यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ यानी EFB द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है उनमें दोनों परंपरागत विचार और आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेशन है। EFB द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है: नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों, कोशिकाओं और इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। और उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत के देखें तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है और ये है आनुवांशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित। तो देखते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। तो इस तकनीकी द्वारा आनुवांशिक पदार्थों यानी DNA या RNA के रसायन में कर रहे इससे परपोषी जीवों यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराकर इसमें समलक्षी यानी फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं। और दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में रोगाणु रहित। इसमें सूक्ष्म जीवों संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछनीय सूक्ष्म जीवों या सुकेंद्रित कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे कि प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम और आदि का निर्माण किया जाता है। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता और विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है जो जीव या आबादी हेतु अब लाभकारी हो सकती है। और लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेशन और गुणन भी हो जाता है। उपर्युक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकी में जीन कॉलोनी एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योजक DNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण किया जाता है जिससे बिना आनुवांशिक जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन जो चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विजातीय यानी एलियन जीवों में किस प्रकार से स्थानांतरित किए हुए DNA खंड का क्या भविष्य है? संभवतः यह DNA जीवों की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा और किंतु जब यह DNA आदाता यानी ग्राही के जीनोम में जुड़ जाता है तब यह गुणित होकर परपोषी DNA के साथ वंशागत हो जाता है और यह विजातीय DNA खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। और एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट DNA अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतियन यानी रिपब्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जीव में किसी भी जातीय DNA खंड के गुणन हेतु इससे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है और जिससे एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है जिसे प्रतिकृति का मूल यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार एक विजातीय DNA प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है ताकि DNA का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति और गुणित हो सके और इसे कॉलोनी भी कह सकते हैं या किसी टेम्पलेट DNA की समान गुणित संरचना का निर्माण कर सकते हैं। अब एक कृत्रिम पुनर्योजक DNA अणु के बारे में DNA के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रथम पुनर्योजक DNA का निर्माण सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड यानी गोलाकार गुणसूत्र बाह्य DNA है और जो स्वतः प्रतिकृति करता है और उसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जोड़ने से हो सकता है। और स्टेनले कोहेन और हर्नबर्ग बोर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड से DNA का टुकड़ा काटकर संपन्न किया जिसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंध एंजाइम्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के खोज से DNA को विशिष्ट जगहों पर काटकर संभव हो सका और कटे हुए DNA का भाग प्लाज्मिड DNA से जोड़ा जाता है और यह
प्लाज्मिड डीएनए संवाहक यानी वेक्टर की तरह कार्य करता है जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते ही हैं कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करता है। ठीक उसी तरह प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारे को जोड़ते हुए काम करता है और इस संयोजक से पात्र यानी इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है जिससे पुनर्योजक डीएनए कहते हैं। और जब यह डीएनए एशेरिकिया कोलाई यानी ई कोलाई यानी एक जीवाणु जो साल्मोनेला से काफ़ी मिलता जुलता है उसमें स्थानांतरित किया जाता है तो यह एक नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां बना लेते हैं और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का ई कोलाई का गुणन ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की कॉलोनिन कहलाता है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव का आनुवांशिक रूपांतर में मूलभूत 3 चरण हैं और पहला चरण है वांछित जीन युक्त डीएनए को पहचानना और चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, उसके बाद स्थानांतरण डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसके संतति में स्थानांतरित करना। पुनर्योजक डीएनए तकनीकी के साधन के बारे में देखें तो अब हम पूर्ण वर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योजक डीएनए तकनीकी तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंध एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम और लाइकेन संवाहक और परपोषी जीव हो। और अब इनमें से कुछ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रतिबंध एंजाइम के देखें तो वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफाज में की वृद्धि को रोक देते हैं और इनमें एक डीएनए में मेथिल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। और बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन इंडो और न्यूक्लिएज कहा जाता है और प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हैंड द्वितीय जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है और यह 5 वर्ष तक पृथक किया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि हिंड द्वितीय डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मकों यानी बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है और यह इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंड द्वितीय को पहचानना अनुक्रम कहते हैं। और हिंड द्वितीय के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंध एंजाइमों के बारे में जानकारी है जो जीवाणु में 230 से अधिक प्रभेदों यानी स्ट्रेस से पृथक किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। और इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरा अनुसार नाम का पहला शब्द वंश और दूसरा एवं तीसरा शब्द प्रकेंद्रिक कोशिकाओं की जाति में लिया जाता है और इनमें से पृथक किए गए थे और जैसे इको R1 एशेरियाई कोलाई RY A13 इको RI में वर्ण R प्रभेद के नाम से लिया गया और नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। प्रतिबंध एंजाइम न्यूक्लिएजेज कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं और एक्सोन्यूक्लिएज 2 प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं जब एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं और प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है और जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिनी की दोनों लड़ियों को शर्करा फास्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में विभिन्न पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। क्या आप जानते हैं कि पॉलीड्रोम क्या है?
ये वर्णों के समूह है जिन्हें आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, जैसे कि मलयालम है और यह पैंडीड्रोम और डीएनए पैलिड्रोम में अंतर है। डीएनए में पैंडीड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास के समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसे पढ़ा जाता है। और उदाहरण के लिए निम्न अनुक्रमों को 5 से 3 दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा। अगर इसे 3 से 5 दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठाते हैं। जैसे 5 से GAA TTC 3 और जैसे GATTC हो गया, फिर 3 से GAATCC 5। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पॉलीड्रोम स्थल के केंद्र में थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में 2 समान क्षारकों के बीच काटते हैं, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ी भाग रह जाता है और प्रत्येक लड़ी में प्रलंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा यानी स्टेक सिरा कहते हैं। और इससे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन बंध यानी बॉन्ड बनाते हैं और जिससे सिरों का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेशन के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियर में डीएनए के पुनर्योजक अणु बनाने में किया जाता है और जो विभिन्न स्रोतों का जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर होता है। और एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों के समान प्रकार को चिपचिपे सिरे कहते हैं और जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में यानी किनारों से किनारा जुड़ जाता है। और आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब तक संवाहक और स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते तब तक पुनर्योजक संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन देखें तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है और इन खंडों को एक तकनीकी द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे जैल वैद्युत का संचालन कहते हैं। और चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशी यानी चार्जर्ड और होते हैं और इसीलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम या आधात्री द्वारा एनोड की तरह बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। और आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले माध्यम एगारोज है जो समुद्री घास से निकाला गया है और एक प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर है और डीएनए खंडों को एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं और इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे। चित्र 11.3 में जो चित्र दिया गया है और इससे अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर प्रतिदर्शी यानी सैंपल लादा गया था। और पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरण से अनावृत करते हैं। यानी आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। और इंटरमीडिएट ब्रोमाइड अभिरंजित यानी स्टैंड जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने एवं डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। और डीएनए की पृथक्करण पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित यानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और इस प्रक्रिया को छालन यानी इलूशन के कहते हैं। और इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिक संवाहक से जोड़कर पुनर्योजक डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। क्लोनिक संवाहक देखें तो आप जानते हैं कि प्लाज्मिड और जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु भोजी की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनमें जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है और कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2 जबकि दूसरी की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है और इनकी संख्या इस
इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने और पुनर्योगीजों से पुनर्योजकों के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। पहला है कि प्रतिकृतियन का उत्पत्ति देखें प्रतिकृतियन का उत्पत्ति के देखें तो यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम में से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है और यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिकृति की संख्या के नियंत्रण के लिए लाभदायक है। और इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल्य अत्यधिक यानी ORI अत्यधिक प्रतिरूप बनने में सहायक करता है। दूसरा है कि वर्ण योग्य चिह्नक है। ORI के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिह्नक की आवश्यकता भी होती है और जो रूपांतरजों यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान और उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतरजों की रचनात्मक वृद्धि को होने दे। और रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। यानी आप आगे के खंडों में इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः एपिसिलियन क्लोरेम्फेनिकॉल और एस्ट्रोसाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक कोडिंग करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग्य चिन्ह बनाते हैं और सामान्य ई कोलाई कोशिका में जीन इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। उसके बाद क्लोनिंग स्थल देखें। तीसरा है क्लोनिंग स्थल। विजातीय डीएनए को जोड़ते हुए सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं और विजातीय डीएनए का बंधन यानी लिगेशन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक से स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। उदाहरण के लिए आप विजातीय डीएनए को संवाहक BPR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल में जोड़ सकते हैं और पुनर्योजक प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन से समाप्त हो जाता है। लेकिन रूपांतरण को एपिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अनुप्रयोजक से अभी भी चयन कर सकते हैं और एपिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। पुनर्योजक एपिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। लेकिन पुनर्योजक दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। तब इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योजकों के चुनाव में सहायता करता है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योजक का चयन एक जटिल विधि है क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है उस पर साथ साथ प्लेटिन की जरूरत होती है और इस कारण से वैकल्पिक वर्णयोग्य चिन्हों का विकास हुआ जो पुनर्योजकों के अनुपुनर्योजकों से इस आधार पर विभेद करता है और वे वर्ण को उत्पादिक यानी क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होता है और इसमें एक पुनर्योजक डीएनए को बीटा
गैल्क्टोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, और जिससे निवेशी निष्क्रियता यानी इंसर्लन इनएक्टिवेशन कहते हैं। और यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में संसर्गिका यानी इंसर्ट नहीं होता है, और तब वर्ण का उत्पादकीय पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग की निभल यानी कॉलोनी का निर्माण होता है। उसके बाद संसर्गिका की उपस्थिति परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निवेशी निष्क्रिय हो जाता है, जिससे बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योजक कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। उसके बाद चौथा है कि पौधे और जंतुओं में जीन कॉलोनी हेतु संवाहक देखें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमें जीवाणु और विषाणु से सीखा, और जिन्हें यह बात चिरकाल से पता थी, और वे जानते थे कि सुकेंद्रिकी यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसा उपयोग किया जाए, और वे यानी जीवाणु तथा विषाणु जो चाहते हैं कि वैसा करने के लिए जीनों का बाधक करते। उदाहरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम और एनोटोयोमिफेशियंस कई द्विबीजक पत्री पौधे का रोगजनक पैथोजन है, और वह डीएनए के एक खंड जिसे टीडीएनए कहते हैं को स्थानांतरित कर सामान्य पौधे की कोशिकाओं को अर्बुद यानी ट्यूमर में रूपांतरित करता है, और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु यानी रीटोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्रिक परपोषी में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझकर रोगजनकों की इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम उसके बाद ट्यूमिफेशियम की टीआई प्लाज्मिड कॉलोनी संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, और जो पौधे के लिए रोगजनक नहीं है, लेकिन इनका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधे में स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक इसी तरह से पश्च विषाणु को हानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में अवांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इससे जीवाणु पौधे और जंतु परपोषी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी जहाँ यह गुणित हो जा रहा होता है। उसके बाद सक्षम परपोषी अतिथय के बारे में देखें, यानी पुनर्योजक डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु देखें। तो चूंकि डीएनए जल रागी यानी हाइड्रोफिलिक अणु है, और इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। क्यों? जीवाणु के प्लाज्मिड लेने के लिए बाधक करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हेतु सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजक धनायन यानी डाइवेलेंट केटायन जैसे कि कैल्शियम के विशेष सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है, और इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में काफी सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योजक डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योजक डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है, और इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, और तब पुनः इसे वापस बर्फ पर रख दिया जाता है। और ऐसा करने से पुनर्योजक डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परपोषी कोशिकाओं में भी जातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल यही विधि नहीं है, सूक्ष्म अंतरक्षेपण यानी माइक्रो एजेक्शन विधि में पुनर्योजक डीएनए को सीधे जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर अंतरक्षेपित किया जाता है। और दूसरी विधि जो पौधे के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों में बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। और अंतिम विधि जिसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित कर दिया जाता है, तब
तब ये पुनर्योजक डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं। और आप पुनर्योजक डीएनए निर्माण के तरीके के बारे में सीख चुके होंगे और अब उन प्रक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। तो पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम के बारे में देखें तो पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित हैं, जैसे डीएनए का विलगन यानी पृथक्करण, डीएनए का खंडन और डीएनए खंड का संवाहक से बंधन और पुनर्योजक डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, परपोषी कोशिकाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर संवर्धन और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। और अब इन सभी चरणों की थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए का पृथक्करण देखें। याद रखें कि बिना अपवाद के इन सभी जीव आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है और अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए है। और डीएनए को प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काटने के लिए आवश्यक है कि यह दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप से होना चाहिए और डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिकाओं को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे बृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा लिपिड के साथ मोचित यानी रिलीज हो सके। और यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिकाओं या पादप या जंतु उत्तक लाइसोजाइम यानी बीजाणु, सेलुलेज यानी पादप कोशिका, काइटिनेज यानी कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किया जाता है। और आप जानते ही होंगे जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थिर होते हैं और वह हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गूंथे रहते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिएज से उपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित कराने के बाद अलग कर सकते हैं और दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। और अंतर्गतवा दुर्गशीलता यानी चिल्ड एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसे निलंबन में महीन धागे के समूह के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना देखें। शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंध एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंध एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। और वर्षे उसके बाद एगारोज जेल विद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है और इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर गति करता है और यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है और चित्र में 11.3 में दर्शाया गया है। और उसके बाद डीएनए के जुड़ने से कई प्रक्रम शामिल है और स्रोत डीएनए और संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से काटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक पुनर्योजक डीएनए का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन के बारे में देखें। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेज रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया से उपक्रमों यानी प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषण अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं उसके दो समुच्चय यानी सेटस और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे यानी इन विट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रकृतियों का संश्लेषण होता है और यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम के लिए लेकर अभिक्रिया से मिलाने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमों के विस्तृत कर देते हैं। और यदि डीएनए प्रतिकृति एन प्रक्रम में कई बार दोहराए जाते हैं तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना यानी 1 बिलियन प्रवर्धित किया जाता है, अर्थात 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। और यह सतत प्रवर्धन ताप अस्थायी यानी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यानी
जीवाणु थर्मस एक्वेटिक्स के पृथक किया गया है और इसके द्वारा किया जाता है और उच्च तापमान द्वारा प्रेरित दिलड़ीय डीएनए के विकृतीकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है और यदि आवश्यकता पड़े तो प्रवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांधकर आगे कॉलोनिन के प्रयोग में कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए पुनर्योजक डीएनए का परपोषी कोशिका या जीवों में निवेशन में देखें बंधे हुए डीएनए को आर्द्रता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियां हैं और यह कार्य जब आर्द्रता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जाता है। यदि पुनर्योजक डीएनए को जिसमें प्रति जैविक यानी उदाहरण के लिए एपिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थिर होती है और ई कोलाई कोशिका में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाता है और यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगाल प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती है जबकि रूपांतरित आदाता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधी जीन के कारण कई भी एपिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है और इस मामले में प्रतिरोधी जीन के वर्णयोग चिन्ह कहते हैं। उसके बाद बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करने के बारे में देखें। जब आप विजातीय डीएनए खंड का कॉलोनी संवाहक में प्रवेश कराकर किसी भी जीवाणु पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इसमें गुणित होने लगता है। लगभग सभी पुनर्योजक प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है और इसके लिए पुनर्योजक डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं और बाहरी जीन की परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी बातों को विस्तार पूर्वक जानना जरूरी होता है। वांछित जीन को क्लोन करने लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर अनुपादन कराने के बारे में सोच सकता है। और क्या आप कोई कारण बता सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों आवश्यक है? यदि कोई प्रोटीन कुल लेखन यानी इनकोडिंग जीन किसी विषम जात पर पोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योजक प्रोटीन कहते हैं। लाभकारी कोलोनियत जीनों को आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमानों पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है और संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं और पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए इन प्रोटीन का शोधन करते हैं और कोशिकाओं को सतत संवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं और जिससे उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताजा माध्यम को भरते हैं और ताकि कोशिकाएं अपनी क्रियात्मक रूप में सर्वाधिक सक्रिय लौंग प्रावस्था में बनी रहे और यह संवर्धन विधि अधिक जैव मात्रा के उत्पादन में वांछित प्रोटीन से अधिक उत्पाद हेतु उपयोगी है। उसके बाद कम आयतन संवर्धन में उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता और इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पाद हेतु बायोरिएक्टर के विकास की आवश्यकता थी और जहां संवर्धन का अधिक आयतन कम से लगभग 100 से 1000 लीटर संशोधित किए जा सकते हैं और इस प्रकार बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है और जिसमें सूक्ष्म जीवों पौधे जंतु और मानव कोशिका का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप में विशिष्ट उत्पादों व्यष्टि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां है और तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन जो बायोरिएक्टर सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है और वह बिलोन प्रकार का है जिसे चित्र 11.7 में दर्शाया गया है और बिलोडीज। उसके बाद बिलोडीत हॉट रिएक्टर सामान्यतया बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमावदार होने में रिएक्टर के अंदर वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है और उसके बाद बियोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता और उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रिएक्टर में एक प्रक्षोभक
क्षोभक तंत्र यानी एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, ताप क्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है और जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जाती है। उसके बाद देखिए अनुप्रवाह संसाधन के बारे में देखें। जैव संश्लेषित व्यवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने और विपणन के लिए भेजी जाने वाली पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण और शोधन सम्मिलित है और इससे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पादन को उचित परिरक्ष के साथ संरूपित करते हैं और औषधि के मामले में ऐसे संरूपण यानी फॉर्मुलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं और प्रत्येक उत्पादन के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पादन के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। सारांश देखें तो जैव प्रौद्योगिकी जीवधारी कोशिकाओं और एंजाइम का प्रयोग करते हुए उत्पादों और प्रक्रमों का व्यापक स्तर पर उत्पाद और विपणन करने से संबंधित है और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का उपयोग तभी संभव हो पाया जब मनुष्य ने डीएनए के रसायन को परिवर्तित और पुनर्योजक डीएनए का निर्माण करना सीख लिया और इस प्रमुख प्रक्रम को पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं और इस प्रक्रम में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज और डीएनए लाइगेज समुचित प्लाज्मिड या विषाणु संवाहक को डीएनए के पृथक करने और परपोषी जीवों में विजातीय डीएनए का स्थानांतरण, बाहरी जीन की अभिव्यक्ति, जीन उत्पादन अर्थात सक्रिय प्रोटीन का शोधन और अंत में विपणन के लिए उपयुक्त संरूपण बनाना शामिल है और व्यापक स्तर पर उत्पाद में बायोरिएक्टर का उपयोग होता है।